हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 10वीं का आज 5वां लेक्चर पढ़ेंगे, जो क्लास 10वीं के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक नंबर यानी रियल नंबर का एक महत्वपूर्ण हेडिंग है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसे कहते हैं, हम एक उदाहरण के माध्यम से लेंगे, फिर इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे। जैसे अगर हम ले लें 210 और 210 का हम फैक्टर करेंगे, 2 1 का 2, 0 2 5 10, 3 3 का 9, 3 5 15, 5 7 35, 7 1 का 7। अब हम इस 210 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इस तरीके से लिखेंगे, यानी इस तरीके 210 के फैक्टर को इस तरीके से लिखने के बाद तब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसे कह हम इसका परिभाषा लिखेंगे ऐसे, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या, यानी 210 क्या है, भाज्य संख्या है, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसे हम जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या, मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या मतलब जो हमारा विभाजित हो जाए और विभाजित होने पर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे हमने अभाज्य संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हो गई। मैंने इस अभाज्य संख्याओं के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, 210 को हम इस अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इसी को हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी हम कहेंगे कैसे, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम अंग्रेजी की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। मतलब कह रहा है जो संख्या 4 घात n दिया है, क्या यह शून्य पर समाप्त हो सकता है, समाप्त होता है। तो हम इसे लगाएं कैसे, पहले तो हम यदि n एक किसी मान के लिए, n एक किसी मान के लिए 4 घात n शून्य पर समाप्त होगी, जो संख्या दिया है 4 घात n शून्य पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी। अगर वह शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य होगी। किससे होगी, 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 4 घात n का एक गुणनखंड 5 होगा, यानी जब हम 4 घात n का जब गुणनखंड करेंगे उसका एक गुणनखंड 5 होगा। जब 5 होगा तभी वह शून्य पर समाप्त होगी। अगर 5 गुणनखंड उसमें नहीं होगा, अगर 4 घात n का हम गुणनखंड करेंगे, अगर उसमें 5 नहीं आएगा तब वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अगर गुणनखंड उसमें 5 आएगा तब यह शून्य पर समाप्त हो सकती है। जैसे हम लिखेंगे, अर्थात 4 घात n का एक गुणनखंड 5 होगा, लेकिन 4 घात n बराबर, अगर हम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 पूरे पावर n इक्वल टू 2 पावर 2 घाती n इक्वल टू 2 पावर 2n। यहाँ हम देखते हैं कि 4 घाती n की अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। केवल कितनी आ सकती है, जब हमने 4 घाती n का गुणनखंड किया केवल इसमें 2 ही आ सकती है, न कि 5, 2 आ सकती है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 घाती n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। इसमें जब हमने गुणनखंड किया, क्या 2 के अतिरिक्त कोई संख्या और दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 घाती n 0 पर समाप्त हो। ये हमारा सोल्यूशन इसका हो जाएगा। अब हम अगला उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 6 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से यह CF और LCM ज्ञात कीजिए।
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उस ज्ञात करने से पहले हम संख्या 6 और संख्या 20 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इस तरीके से पहले हम 6 का निकालेंगे, 2 तिहाई 6, 3 एक का 3। तो हम लिखेंगे किस प्रकार, 6 बराबर 2 एक बार आया है तो हम 2 पावर 1 लिखेंगे, 3 1 मेरी आया है 3 पावर 1 लिख देंगे। अब हम 20 का गुणनखंड करेंगे, 20 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दहाम 20, 2 पच्चीस 10, 20 बराबर, अब इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है तो हम 2 पावर 2 लिखेंगे, और 5 एक बार आया तो 5 पावर 1 लिखेंगे। अब हम पहले एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं इन दोनों यानी प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात देखते हैं। यानी इसमें और इसमें जो संख्याएं मिल रही हैं, जो संख्याएं मिल रही हैं यानी उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों संख्याएं दोनों मिल रही हैं सबसे छोटी घात देखेंगे। यानी इसमें और इसमें जब देखेंगे 2 मिल रहा है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब इसमें हम देखेंगे जो सबसे छोटी घात होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। इसमें 2 पावर 1 है, इसमें 2 पावर 2 है, तब हम क्या लेंगे, 2 पावर 1 लेंगे, क्योंकि सबसे छोटी घात यही है, हमने पहले बता दिया है 2 पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। यह सीएफ निकालने के लिए हम दोनों गुणनखंडों में हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, उभयनिष्ठ गुणन देखते हैं, और वो भी देखेंगे सबसे छोटी घात वाला जो दोनों में मिल रहा हो। तो 2 पावर 1 मिला, तब ये सीएफ 6 और 20 का 2 पावर यानी 2 कितना आ जाएगा आंसर, एचसीएफ 2 हो जाएगा। और अब एचसीएफ ने ज्ञात कर लिया, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम दोनों गुणनखंडों में हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी घात, इसमें उभयनिष्ठ नहीं देखते हैं, यानी इसमें उभयनिष्ठ नहीं देखते हैं, इसमें हम सबसे बड़ी घात देखते हैं गुणनखंडों में, इसमें और इसमें सबसे बड़ी घात देखते हैं। जैसे 2 पावर 2 सबसे बड़ी घात है इस वाले गुणनखंड में, इसमें 2 पावर 1 नहीं है तो 2 पावर 2 लिख लेंगे, इसमें 3 पावर 1 सबसे बड़ी घात है 3 पावर 1 लिख देंगे, इसमें 5 पावर 1 सबसे बड़ी घात है 5 पावर 1 लिख लेंगे। यानी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो दोनों से संबंध है, यानी इसमें भी है और उसमें भी है, दोनों हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी घात देखते हैं। अब एलसीएम इसका हो जाएगा 6 और 20 का 2 पावर 2, 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1, 2 दूनी 4, 3 का 3 5, यानी 4 3 12 5 60, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। एक बात और हम इसमें देखेंगे, जो हमारा ये दोनों संख्याएं हैं इनका गुणनखंड, यानी जब हम दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 और 20 का गुणनखंड करेंगे 120 आएगा, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड करेंगे तब पर भी हमारा 120 आएगा। यानी दोनों दशा में संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड क्या बराबर होता है। तब हम लिखेंगे कैसे, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या हमारे यही दिया था, दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमें ये फार्मूला मिल गया, इसका भी यूज होगा आगे चलकर भी। तो हम अगला उदाहरण देखेंगे, ये जो दो संख्याओं का गुणनफल है इसे हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों का मतलब एक ही है। अब उदाहरण हम 7वां देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी पहले एचसीएफ ज्ञात करने के बाद हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। हमने पहले बता दिया है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले हम 96 का करेंगे, 2 चौक 8, 2 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, यानी 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तब लिखेंगे 96 बराबर 2 घाते 5 गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 घाते 1 लिख देंगे। तो हम 404 के सिक्का लिखेंगे, 2 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 1 2, 0 2 1 2। अभी हमारा नहीं कटेगा, यानी 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो हम लिखेंगे 404 बराबर 2 घाते 2 गुणे 101, एक बार आया है 101 लिख देंगे। अब हम इसमें देखेंगे हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हमने पहले बता दिया था, यानी दोनों अभाज्य गुणनखंडों में हम क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ देखेंगे।
उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे और जिसका सबसे छोटी घात होगा वही हम लिखेंगे। देखो इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 है, लेकिन सबसे में क्या होता है, सबसे छोटी घात देखेंगे, एचसीएफ में सबसे छोटी घात देखते हैं हम। तब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी इसमें 2 घात 5 है, इसमें 2 घात 2 है, यानी हम सबसे छोटी घात लिखेंगे, 2 घात 2 लिखेंगे। प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। तो एचसीएफ कितनी हो जाएगा, 96 और 404 का एचसीएफ हो जाएगा 2 घात 2, यानी 2 दूनी चाहिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या क्या करना है, एलसीएम क्या करना है। अब एलसीएम क्या करने के लिए हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे जो दिया है, 2 संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। हम लिखेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, नहीं एलसीएफ निकाल चुके हैं हम। तो एलसीएम को हम पहले एक तरफ रखेंगे और एचसीएफ को इधर लेकर जाकर क्या कर देंगे, दोनों संख्याओं गुणनफल में भाग कर देंगे। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, दोनों संख्या गुणनफल, 2 संख्या कौन कौन दी थी, 96 दिया था और 404 दिया था, इनका गुणा कर दिए। और एचसीएफ हमने कितना निकाला था, 4 निकाला था, एचसीएफ निकाला था 4। देखो यहाँ पर देखो एचसीएफ कितना निकाला था हमने एचसीएफ 4 निकाला था। तो हम यहाँ पर 4 से भाग कर देंगे। अब यह आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 24 गुणे 404। तो इसका दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा। कितना आएगा एलसीएम हमारा, 96 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम। तो हम अगला उदाहरण देखेंगे। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2/3 6 हो जाएगा। अब 72 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2/3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 16, 2 9 18, 3 करनी 2 कितनी बार आया है, 2 1 2 3 बेरी आया है और 3 2 बेरी आया है। तो हम 2 घाते 3 लिखेंगे और 3 घाते 2 लिखेंगे। जब 120 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 15 दूना 30, 3 25 15, यानी 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है। तो हम 2 घाते 3 लिखेंगे, यानी 120 बराबर 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 1 गुणे 5 घाते 1। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने का हमने बताया था। अब देखो यहाँ पर हमने भी 2 संख्याओं को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर 3 संख्या आ गई है, तो कोई घबराने कोई बात नहीं है। तो हम तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे, जिसकी सबसे छोटी घात होगी वही हम लिख लेंगे। इसमें देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी तीनों संख्याओं में 2 है। तो सबसे छोटी घात क्या है, 2 घात 1 है, तो 2 घात 1 लिखेंगे। अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ये सबसे छोटी घात क्या है, 3 घात 1 है, तो 3 घात 1 लिखेंगे। यानी प्रत्येक 2 घात 1 और 3 घात 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ भाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घाती हैं। तब ये सीएफ हो जाएगा 6 72 120, 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 1, यानी 2 3 6 हो जाएगा। ये सीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए बताया था हमने, तीनों में हम देखेंगे, तीनों में देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे बड़ी घात देखते हैं, सबसे बड़ी घात देखते हैं। यानी प्रत्येक उभयनिष्ठ भाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात देखती है। यानी इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 ले लिखेंगे। और 3 जो है, 3 का सबसे बड़ी घात क्या है, 3 पावर 2 है, तो 3 पावर 2 है, 3 पावर 2 लिख लेंगे। और 5 सबसे बड़ी घात, इसमें 5 पावर नहीं, इसमें सबसे 5 पावर 1 है, तब 5 पावर 1 लिख लेंगे, 5 का पावर 1 लिख लेंगे। तब 2 पावर 3, 3 पावर 2 एंड 5 पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ भाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है। तब हम एलसीएम लिखेंगे 6 72 120 का 2 पावर 3, 3 पावर 2, 5 पावर 1। तो ये 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे 8 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 बार लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 बारी 1, यानी 8 9 72, 72 पंजे 360, यानी एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हम उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे छोटी घात देखते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंडों में हम सबसे बड़ी घात देखते हैं। आज के लिए इतना ही, और हम अगला लेक्चर नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।